हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एक विमेय गति के अंतर्गत एक समान गति। और एक समान गति क्या होगी? जब गति के दौरान, संपूर्ण गति के दौरान प्रत्येक समय में प्रत्येक क्षण पर कण का वेग क्या रहता है? समान रहता है। तो यदि पूरी गति के दौरान कण का वेग समान रहता है तो कण की गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कर रहे कण में किसी भी समय अंतराल में निकाला गया औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। किसी भी क्षण कण में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। और किसी समय t में तय किया गया विस्थापन किसके बराबर होता है? विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। तो ये तो बात हुई थी एक समान गति की। आज अपन बात करेंगे असमान गति। असमान गति के दौरान वेग बदलेगा। वेग बदलेगा तो उसके अंदर उसका मतलब उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। तो आज अपन स्टडी करेंगे त्वरित गति। और इस त्वरित गति में भी, असमान गति में भी हम आज स्टडी करेंगे एक समान त्वरित गति। बोले तो वेग तो बदल रहा है, वेग बदल रहा है, बोले तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पूरी गति के दौरान त्वरण क्या है? नियत है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं साहब एक समान त्वरित गति। त्वरित गति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब जब त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब पूरी गति के दौरान त्वरण नियत है कि नियत नहीं है? अगर गति के दौरान त्वरण नियत है तो एक समान त्वरित गति बोलेंगे। और गति के दौरान अगर त्वरण बदल रहा है तो वह असमान त्वरित गति होगी। बोले तो त्वरित गति जिसको हम असमान गति बोलते हैं, असमान गति। असमान गति का मतलब गति असमान है। गति असमान होने का मतलब वेग नियत नहीं है। वेग नियत नहीं होने का मतलब कण के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसके इसको क्या बोल रहे हैं? त्वरित गति बोल रहे हैं। अब इस त्वरित गति के अंदर, असमान गति के अंदर त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन क्या गति के दौरान त्वरण नियत है? और क्या गति के दौरान त्वरण बदल रहा है? अगर त्वरण नियत है तो ये कहलाएगी एक समान त्वरित गति, और त्वरण बदल रहा है तो कहलाएगी असमान त्वरित गति। ठीक है कि नहीं बात? तो आज अपन स्टडी कर रहे हैं भैया लोगों एक समान त्वरित गति। तो यदि गति के दौरान संपूर्ण गति के दौरान त्वरण नियत रहता है, त्वरण नियत रहने का मतलब त्वरण का मान और दिशा समान रहती है, तो यह गति क्या कहलाएगी? एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति आते हैं अपन बोलेंगे संपूर्ण गति के दौरान त्वरण क्या होगा? नियत होगा। संपूर्ण गति के दौरान त्वरण नियत होने का मतलब क्या हुआ? त्वरण किसके बराबर होता है भैया? वेग में परिवर्तन की दर। चूंकि त्वरण नियत है तो वेग में परिवर्तन की दर भी नियत होगी। वेग में परिवर्तन की दर नियत होने का मतलब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या होगा? समान। या ये बोलूं वेग एक नियत दर से क्या होगा? परिवर्तित होगा। नियत दर से परिवर्तित होने का मतलब मान लीजिए भी प्रथम 1 सेकंड में वेग 2 से बदला है तो अगले 1 सेकंड में भी वेग 2 मीटर पर सेकंड से बदलेगा। अगले 1 सेकंड में भी वेग 2 मीटर पर सेकंड से बदलेगा। तो वेग एक नियत दर से क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी? एक समान त्वरित गति। और चूंकि पूरी गति के दौरान जब त्वरण नियत है तो आप किसी भी समय अंतराल में औसत त्वरण निकालो कि तात्क्षणिक त्वरण निकालो, एक ही बात आएगी। जब चीज बदल ही नहीं रही है, जब चीज चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप किसी भी समय अंतराल के दौरान औसत त्वरण निकाल लीजिए, वो तात्क्षणिक त्वरण के ही बराबर आएगा। तो मान लीजिए एक कण नियत त्वरण से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है। सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है। प्रारंभ का मतलब क्या है? जब हमने समय गिनना शुरू किया है, प्रारंभ में इसका वेग कितना है? u वेक्टर। चूंकि त्वरण है तो वेग बदलेगा। और पता लगा जब समय t हो गया, 0 से बढ़कर समय t हो गया, तो इसका वेग u से बदलकर कितना हो गया? v हो गया। और 0 से t समय के दौरान
इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है s। चूंकि मैं यहां से गति देख रहा हूं और यहां तक देख रहा हूं तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। जहां से मैं देखना स्टार्ट करूंगा वो प्रारंभिक बिंदु है और जहां तक देखूंगा वो अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो यहां से कण चलने शुरू किया, प्रारंभ में इसका वेग u था और t समय पश्चात इसका वेग u से बदलकर v हो गया और इस t समय के दौरान तय किया गया विस्थापन कितना हो गया s हो गया। एक बात है गति के दौरान त्वरण नियत नहीं हो, औसत त्वरण का सूत्र तो हमेशा यही होता है। तो अगर मैं इस समय अंतराल या यूं बोलूं a से लेकर b तक और इस समय अंतराल यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है ठीक है। अरे यहां से यहां तक जाने का समय अंतराल जैसे अपन बोलते हैं t2 - t1, तो प्रारंभिक टाइम कितना है 0 और यहां पर आते आते टाइम कितना हो गया t सेकंड। तो t2 - t किसके बराबर हो गया t के बराबर हो गया। भाई जहां से मैंने देखना शुरू किया टाइम वाइन से काउंट करना शुरू किया तो प्रारंभ में समय कितना था 0 और चलते चलते मान लो मेरे को 10 मिनट लगे तो यहां से यहां तक का समय अंतराल कितना होगा 10 मिनट। 10 मिनट माइनस 0 बोले तो 10 मिनट ही होगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक के समय अंतराल के दौरान औसत त्वरण निकालने की कोशिश करूं तो औसत त्वरण का सूत्र तो अपन ने बचपन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? औसत त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन में लगा समय। वेग परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और वेग परिवर्तन में लगा समय बोले तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय, तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय कितना है t। तो भैया लोगों में कहना चाह रहा हूं कि औसत वेग का जो ये सूत्र है, औसत त्वरण का जो ये सूत्र है, ये सभी प्रकार की गतियों में लगेगा, चाहे गति के दौरान त्वरण नियत हो चाहे त्वरण नियत नहीं हो। औसत त्वरण को कोई मतलब नहीं है कि त्वरण नियत है कि त्वरण बदल रहा है। कि अगर मेरे को किसी समय अंतराल में औसत त्वरण निकालना है तो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब आप देखिएगा अंतिम बिंदु पर वेग v2 वेक्टर क्या है? v वेक्टर है और प्रारंभिक बिंदु पर वेग क्या है? u वेक्टर। तो v1 वेक्टर किसके बराबर हो गया? u वेक्टर के अपॉन t। तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल टू a एवरेज इनटू t। तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a एवरेज इनटू t। इसका मतलब क्या है? t समय पश्चात वेग किसके बराबर होगा? प्रारंभिक वेग प्लस औसत त्वरण इनटू समय। तो जनाब ये वाली जो समीकरण है, ये समीकरण जो है ये सभी प्रकार की गति में लागू होगी। सभी प्रकार की गति में लागू होने का मतलब यह समीकरण जब त्वरण नियत है तब भी लागू होगा और जब त्वरण नियत है तब भी लागू होगा, क्योंकि औसत त्वरण के सूत्र की कोई कंडीशन नहीं है। गति के दौरान त्वरण नियत रहता है, बदल रहा है, एक वी में गति है, द्विवी में गति है, त्रिवी में गति है, किसी भी टाइप की गति हो, औसत त्वरण हमेशा क्या रहेगा? वेग में कुल परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन में लगा कुल समय। तो यह समीकरण भी हर प्रकार की गति में लागू होगा। लेकिन अपन पर्टिकुलर एक चीज पढ़ रहे हैं, एक समान त्वरित गति। तो चूंकि एक समान त्वरित गति में औसत त्वरण किसके बराबर होगा? तात्क्षणिक त्वरण के। यह हमेशा बराबर नहीं होगा। अगर त्वरण लगातार बदल रहा है तो औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण बराबर नहीं होंगे। यह केवल तब बराबर होगा जब गति क्या होगी? एक समान त्वरित गति होगी, अर्थात आगे की जितनी भी स्टेप्स आएगी वो केवल कौन सी गति के लिए लगेगी? एक समान त्वरित गति के लिए लगेगी। तो इस समीकरण में ये मान भर दूं तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो भैया लोगों ये जो समीकरण है क्या है कि अंतिम बिंदु पर वेग या t समय पश्चात वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस तात्क्षणिक त्वरण इनटू समय। यह जो समीकरण है केवल और केवल तब लागू होगी जब त्वरण नियत होगा। अगर त्वरण नियत नहीं है तो यह समीकरण नहीं लगेगी। ये जरूर लग सकती है। फिर बच्चों को लगता है कि यार ये दोनों एक ही दो टाइप की है। नहीं भैया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ औसत त्वरण है और यहाँ तात्क्षणिक त्वरण है। तो ये वाली तो हर टाइप की गति में लगेगी, लेकिन ये वाली केवल और केवल कब लगेगी? जब त्वरण क्या होगा? नियत। और पता लगा साहब यह समीकरण क्या कहलाती है?
गति की प्रथम समीकरण। अगर मैं आपसे गति की प्रथम समीकरण पूछता तो आप में से अधिकांश बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होती है। नहीं, गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at नहीं होती है। गति की जो प्रथम समीकरण होती है v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। अब आप में से बहुत से बच्चे फिर सोचेंगे सर हम तो 9th में ये पढ़कर आए थे, हमको जब 9th में गति पढ़ाई गई थी तो वहां तो गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at पढ़ाई गई थी, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये नहीं है? तो भैया एक्चुअल गति की प्रथम समीकरण ये है। ये वाली समीकरण किन्हीं पर्टिकुलर विशेष स्थिति पे लगेगी, नो डाउट एक विशेष स्थिति तो तब है जब त्वरण नियत होगा तभी लगेगी। उसके बावजूद भी यह समीकरण केवल एक विशेष परिस्थिति में लगेगी, क्योंकि त्वरण नियत है तो समीकरण क्या है? v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो गौर फरमाइएगा, अंतिम वेग बोले तो t समय पश्चात वेग, प्रारंभिक वेग u वेक्टर और a वेक्टर t इन दोनों का सदिश योग है। गौर फरमाइएगा, v वेक्टर इक्वल टू आ रहा है u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, अर्थात t समय पश्चात वेग निकालने के लिए नियत त्वरण से गति कर रहे कण का, गजब की बात है, ये केवल तब लगेगी जब त्वरण नियत है। नियत त्वरण से गति कर रहे कण का t समय पश्चात वेग आपको निकालना है, तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? सदिश योग। और शायद सदिश योग आप लोग शायद पढ़कर आए, बताए कि ये जब दो सदिश है इनको जोड़ने पर परिणामी सदिश आया r वेक्टर, तो r बराबर a प्लस b नहीं होता है। r बराबर क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ओरिजिनल में दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण क्या आएगा? पहले सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस 2 इंटू पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। r बराबर a प्लस b इसकी एक विशेष स्थिति होता है। r बराबर हमेशा a प्लस b नहीं आता, r बराबर a प्लस b केवल और केवल कब आएगा? जब a वेक्टर और b वेक्टर समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, तभी जाकर हम, जब दो सदिशों की दिशा समान होगी तभी जाकर उन दोनों सदिशों के योग का, परिणामी सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाणों का योग बोल सकते हैं। अन्यथा r बराबर a प्लस b नहीं होगा। अगर a और b की दिशा अगर समान नहीं है तो r बराबर a प्लस b नहीं होगा। r बोले तो r वेक्टर का परिमाण क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो गौर फरमाइएगा, एक तरह से ये r वेक्टर हो गया, ये a वेक्टर हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? b वेक्टर। तो इस v वेक्टर का जो परिमाण है, इन दोनों के परिमाण का योग केवल और केवल कब होगा? जब इन दोनों की दिशा समान होगी। अगर u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं है तो v वेक्टर का परिमाण इन दोनों के परिमाण के योग के बराबर नहीं होगा। तब आएगा u स्क्वायर प्लस at का होल स्क्वायर प्लस 2u मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या होगा? u वेक्टर और a वेक्टर के मध्य का कोण होगा। तो गौर फरमाने वाली बात है कि बच्चा 9th में, इवन 9th में भी क्या, इवन 11th में भी बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबें जब गति की समीकरण निकालती है, और गति की समीकरण पहली बात बता दो केवल तब लगती है जब त्वरण नियत होता है। तो अधिकांश टीचर्स भी गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at बोलते हैं, लेकिन वो इसकी कंडीशन नहीं बोलते। एक दो कंडीशन इस समीकरण की, एक तो ये कि यह तब लगेगी जब त्वरण नियत है, और उसके बाद भी तब लगेगी जब त्वरण u और a की दिशा क्या हो? समान हो। अगर u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं होगी, u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं होगी, तो v बराबर u प्लस at नहीं होगा। तो फिर अगर u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं है, तो अगर आपको इन दोनों के योग का परिणामी सदिश अर्थात v वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? v वेक्टर ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को तोड़ दूंगा, दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करूंगा, अर्थात मैं v वेक्टर निकालने की बजाय v वेक्टर का x दिशा में घटक निकालूंगा। आप सब जानते हैं
सदिशों के संयोजन की घटक विधि, तो जब दो या दो से अधिक सदिशों को के योग से प्राप्त होने वाला परिणामी सदिश निकालते हैं, तो अगर अपन घटक विधि द्वारा निकालेंगे तो पूरा v वेक्टर, परिणामी सदिश नहीं निकालेंगे उसके घटक निकालेंगे। तो v वेक्टर का अगर मैं x दिशा में घटक चाहता हूं, अर्थात इन दोनों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का घटक चाहता हूं x दिशा में, तो इन दोनों के घटक भी कौन सी दिशा वाले आएंगे, x वाले। और अगर मैं इसका y दिशा में घटक चाहता हूं तो इन दोनों के भी घटक कौन सी वाली दिशा में आएंगे, y में। तो मैं क्या करूंगा, इस v वेक्टर का बोले तो t समय पश्चात जो है अंतिम वेग का x वाला घटक निकाल लूंगा, y वाला घटक निकाल लूंगा। अब चूंकि मेरे को इसके दोनों घटक आगे जो कि दूसरे के लंबवत है, तो इन दोनों की सहायता से मैं इसको निकाल लूंगा और इसका परिमाण कितना हो जाएगा, √vx² प्लस vy²। और माना कि v वेक्टर vx से अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, vy/vx। लेकिन इतनी रामायण कब गाएंगे, जब u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं होगी। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है कि अभी अपन एक समान त्वरित गति तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एक विमेय गति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो भैया लोगों क्या होगा, इन सबको तो मैं मिटा दूं, नहीं तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो v वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो आज से याद रखना कि यह समीकरण केवल और केवल कब लागू होगी, जब त्वरण नियत हो। अगर त्वरण नियत नहीं है तो t समय पश्चात वेग v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यह समीकरण तब लगेगी जब त्वरण नियत है। तो यह एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, गति की प्रथम समीकरण। इसे गति की प्रथम समीकरण कहते हैं। अब एक बात है कि अपन बात कर रहे हैं एक विमेय गति की, चूंकि एक विमेय गति में कण क्या करेगा भैया, सीधी सरल रेखा में चलेगा। जब कण सीधी सरल रेखा में चलेगा और इसका वेग अगर बदल रहा है, तो ये बात है वेग अगर बदल रहा है, सीधी सरल रेखा में चलते हुए भी वेग बदल रहा है, इसका मतलब वेग का केवल परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी। और अगर वेग का केवल परिमाण बदल रहा है तो इसका मतलब जो बल लगेगा वो या तो वेग की दिशा में लगेगा या वेग के विपरीत दिशा में लगेगा। मैंने किसी दिन आपको पढ़ाया था, वेग का वह घटक जो बल की दिशा में लगता है या बल के समानांतर लगता है, वह वेग के परिमाण को बदलने की कोशिश करता है, और बल का वह घटक जो वेग के लंबवत दिशा में लगता है, वह वेग की दिशा बदलने की कोशिश करता है। बाउंसर चल जाते हैं, बार बार समझ में कुछ आता ही नहीं है। तो आप सोचिए कण अगर इस वेग ये चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, पहली बात अगर मैं बल नहीं लगाऊंगा तो इसका वेग बदलेगा नहीं, ना तो परिमाण बदलेगा ना दिशा बदलेगी। अगर मेरे को इसका केवल परिमाण बदलना है, दिशा नहीं बदलनी, तो बल किधर लगाऊं बल इस दिशा में। अगर मैं इस दिशा में बल लगा दूंगा तो वेग की वजह से ये सीधा जाने की कोशिश करेगा, बल की वजह से इधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये मुड़ जाएगा और मुड़ते ही वेग की दिशा बदल जाएगी। या यूं बोलूं, मुड़ते ही ये सीधी सरल रेखा में गति नहीं करेगा, एक विमेय गति नहीं होगी, द्विविमेय गति हो जाएगी या त्रिविमेय गति हो सकती है। तो अगर मेरे को इसको सीधा ही चलाना है लेकिन इसका वेग बदलना है, तो भैया लोगों मैंने कहा कि अगर मैं बल इस दिशा में लगाता हूं, वेग से कुछ कोण पर लगाता हूं, तो ये सीधी सरल रेखा में नहीं चलेगा, ये वक्राकार पथ पर चलेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका वेग बदलना है तो बल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीधा सीधा चले, तो बल या तो मैं इधर लगाऊंगा तो क्या घूमेगा, क्या नहीं, सीधा चलेगा, या बल इधर लगाऊंगा। तो कण का वेग कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, लेकिन सीधी सरल रेखा में गति कर रहे कण का मेरे को वेग बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, बल जो लगाऊंगा वो या तो वेग की दिशा में लगाऊंगा या वेग के विपरीत दिशा में लगाऊंगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है कि त्वरण बल की दिशा ही त्वरण की दिशा है। तो बल अगर इधर है तो त्वरण भी इधर है, और बल इधर है तो
त्वरण भी इधर है। तो एक बात है कि अगर कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, अगर कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो त्वरण या तो वेग की दिशा में होगा या वेग के विपरीत दिशा में होगा। गलती से अगर अपन ने बोला कि त्वरण इस दिशा में, त्वरण इस दिशा में होने का मतलब बल भी इस दिशा में, क्योंकि बल की दिशा ही त्वरण की दिशा होती है। तो अगर बल वेग से कुछ कोण पर आ गया तो अब ये इसको सीधा सीधा जाने नहीं देगा, इसको मोड़ देगा, वक्राकार पथ पे गति कराएगा, अर्थात ये गति एक विमेय गति नहीं होगी। एक विमेय गति होने के लिए अगर कण पर बल लग रहा है तो बल या तो वेग की दिशा में लगेगा या वेग के विपरीत दिशा में लगेगा। नो डाउट अगर बल वेग की दिशा में लगेगा, सारा का सारा बल वेग की दिशा में लगेगा तो वह वेग के परिमाण को बढ़ाएगा, और अगर बल वेग के विपरीत दिशा में लगेगा तो परिमाण को घटाएगा। तो आप यूं भी समझ सकते हैं, यूं भी समझ सकते हैं क्या कि अगर कोई कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो बल या तो वेग की दिशा में होगा या वेग के विपरीत दिशा में होगा। मेरे को यहाँ बल से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं गति कारकों का अध्ययन नहीं करा, केवल गति का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं बल नहीं बनाऊंगा, मैं त्वरण बताऊंगा। लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि अगर त्वरण इधर है इसका मतलब बल इधर है, या यूं बोलो बल इधर है इसलिए त्वरण इधर है। तो अगर त्वरण वेग की दिशा में है तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, और अगर त्वरण बोले तो बल वेग के विपरीत दिशा में, बल वेग के विपरीत दिशा में लगेगा तो वेग का परिमाण घटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक विमेय गति में त्वरण या तो वेग की दिशा में हो सकता है या वेग के विपरीत दिशा में हो सकता है। इसके अलावा अगर त्वरण की कोई दिशा है तो नो डाउट वो एक विमेय गति नहीं होगी। तो एक विमेय गति में त्वरण या तो वेग की दिशा में होगा या वेग के विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ एक विमेय गति के अंदर u वेक्टर और a वेक्टर की कंडीशन आ गई, या तो इन दोनों की दिशा समान होगी या विपरीत होगी। तो गौर फरमाइएगा, मान लीजिए ये कण का प्रारंभिक वेग u था, मैंने बल वेग की ही दिशा में लगाया तो त्वरण भी वेग की दिशा में आ गया। आप सब जानते हैं इन दोनों का सदिश योग करके परिणामी सदिश प्राप्त करना है। अगर मेरे को v वेक्टर प्राप्त करना है तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। ठीक, u वेक्टर प्लस a वेक्टर। ठीक, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि अभी दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मेरे को u वेक्टर और a वेक्टर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं u वेक्टर और a वेक्टर को तोड़ना चाहूंगा, एक तो एक की खुद की दिशा में, एक इसके लंबवत दिशा में, तो अपन सब जानते हैं कि किसी भी सदिश का उसके लंबवत दिशा में तो घटक क्या होता है, शून्य। तो मैं इस u वेक्टर को इस दिशा में तोड़ूंगा ही नहीं, या यूं बोलूं u वेक्टर का इस दिशा में घटक तो 0 आएगा और इस दिशा में घटक क्या आएगा, पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ वियोजित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एक बात पता है कि अगर मैं इस दिशा के लंबवत दिशा में घटक लूंगा तो वो घटक तो क्या आएगा, 0, और इनका खुद की दिशा में घटक क्या आ जाएगा, सेम टू सेम। गांव से मेरी बात जा रही हो तो यूं समझना, जैसे मान लीजिए u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान है, तो मैंने इस दिशा में एकांक सदिश ले लिया n के, इस दिशा में एकांक सदिश ले लिया n के, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, u वेक्टर। किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, परिमाण और दिशा। u वेक्टर का परिमाण तो सिंपल u हो गया, दिशा बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एकांक सदिश n के। v a वेक्टर का परिमाण कितना हो गया, a, दिशा बताने के लिए n के, अरे a की दिशा भी इधर ही तो है, तो ये n के क्या आ गया, कॉमन आ गया, और ये क्या बन गया, u प्लस a। इस समीकरण को थोड़ा सिंपल वे में लिख देते हैं, v इक्वल टू u प्लस a। तो जब u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान होगी तो इस v वेक्टर का मान क्या होगा, u प्लस a। बोले तो इन दोनों की दिशा समान है, तो दो सदिशों की दिशा समान होगी, तो उनके योग के परिणामी सदिश का परिमाण उन दोनों के परिमाणों के योग के बराबर आ जाएगा। अर्थात इनको सीधा सीधा, इनके परिमाण को सीधा सीधा जोड़ देंगे, इनके परिमाण को सीधा सीधा जोड़ देंगे। और गौर फरमाइएगा, v वेक्टर की दिशा भी किधर की तरफ आएगी, n के की ही तरफ आएगी। बोले तो v वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। और अगर एक विमेय गति कर रहा है तो एक विमेय गति कर रहा है तो बल या तो वेग की दिशा में लगेगा या वेग के विपरीत लगेगा। बल की दिशा वेग के विपरीत है, अर्थात त्वरण की दिशा भी
वेग के विपरीत हो जाएगी। और सिंपल सी बात याद रखना, अगर त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होगा तो इसका वेग का परिमाण लगातार घटता जाएगा। माना कि इस दिशा में एकांक सदिश है n के, मेरी आदत क्या है, जिस दिशा में प्रारंभिक वेग होता है उस दिशा में धनात्मक एकांक सदिश लेता हूं, या यूं बोलना चाहिए उस दिशा को मैं धनात्मक दिशा मानता हूं। आप चाहे तो इधर धनात्मक ले सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी आदत क्या है, जिस दिशा में प्रारंभिक वेग है उसी दिशा को धनात्मक लेने की है। मींस इस दिशा में मैंने एकांक सदिश लिया वो धनात्मक लिया, तो नो डाउट इस वाली दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, माइनस एन के। अगर एन के इस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो इस दिशा को कौन सा एकांक सदिश प्रदर्शित करेगा, माइनस एन के। तो v वेक्टर इक्वल टू, यहां पढ़ते हैं u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, u वेक्टर का परिमाण तो u, दिशा बताने के लिए n के, a वेक्टर का परिमाण a, दिशा बताने के लिए माइनस n के। अरे a वेक्टर का परिमाण तो a और दिशा किधर की दिशा किधर है, n के विपरीत, बोले तो ऋणात्मक n के दिशा में t। तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, n के दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस इस a के साथ ले लेते हैं और ये n के। अब इसको सिंपल राइट कर देते हैं v इक्वल टू u प्लस माइनस at। तो इसका मतलब अगर इन दोनों की दिशा विपरीत है तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, u प्लस माइनस माइनस at, अर्थात इन दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर आएगा। तो गौर फरमाइएगा, यह समीकरण देखने पर आपको अदिश समीकरण लिखता है, स्केलर इक्वेशन दिखता है, लेकिन यह समीकरण अदिश समीकरण नहीं है, यह अभी भी सदिश समीकरण है। बच्चों को लगता है मैंने v वेक्टर का परिमाण लिखा है, नहीं, ये v वेक्टर ही है, अभी बस मैंने एरो हटाया और इधर से n के बढ़ाया, लेकिन यह अभी भी सदिश समीकरण ही है। कैसे है आप खुद गौर फरमाइएगा, v इक्वल टू u प्लस माइनस at है तो v इक्वल टू u माइनस at हो गया कि नहीं बात। अगर at का मान u से ज्यादा है तो v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो अपन एक बात जानते हैं कि किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता। अगर ये केवल v वेक्टर का परिमाण होता तो ये तो माइनस में आता, और किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता तो फिर ये ऋणात्मक क्या बता रहा है, अगर u प्लस माइनस at को अगर मैंने सोल्व किया, आप देखना ये लगा के देखना, अब देखना at ग्रेटर देन u है तो ये चीज माइनस में आएगी। जैसे मान लीजिए ये आई माइनस 5 मीटर पर सेकंड, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ढंग से लिखता तो ये आती माइनस 5 मीटर पर सेकंड एन के। मैंने ये एरो हटा के लिख रखा है ना, तो अगर मैं एरो लगा के एन के लगा के लिखता तो ये कितना आती, माइनस 5 मीटर पर सेकंड एन के। तो इसका मतलब v वेक्टर का परिमाण तो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन v वेक्टर की दिशा n कैप के विपरीत है, n कैप के विपरीत है, n कैप बोले तो ये है, तो v वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो क्या होता है कि जनरली अगर इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं तो बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वेक्टर में आधे से आधे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। और अगर इस तरह से वेक्टर लिखाते जाएंगे तो बेहोश होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए इसको v वेक्टर इक्वल टू u माइनस at n के लिखने की जगह सिंपल ऐसे लिख दिया। अब सिंपल ऐसे लिख दिया और v की वैल्यू माइनस 5 मीटर पर सेकंड आई, तो इसका मतलब क्या है, v वेक्टर का परिमाण तो वेग का परिमाण तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन वेग की दिशा इस n कैप के विपरीत है, वेग की दिशा इस n कैप के विपरीत है। तो यह अभी भी सदिश समीकरण ही है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आएगी। और अगर u की वैल्यू 80 से ज्यादा होगी, अगर u ग्रेटर देन 80 है तो v की वैल्यू क्या आएगी, प्लस। अरे भैया लोगों, u की वैल्यू अगर 80 से ज्यादा है तो v की वैल्यू क्या आएगी, प्लस। उदाहरण के तौर पे आया प्लस 5 मीटर पर सेकंड, तो इसमें परिमाण भी और दिशा भी है। कैसे, वेग का परिमाण तो 5 मीटर पर सेकंड है, u माइनस 80 वैल्यू प्लस आई, प्लस 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो इसका मतलब वेग का परिमाण तो 5 मीटर पर सेकंड है और वेग की दिशा किधर की तरफ है, n कैप की दिशा में, क्योंकि ये क्या था, प्लस 5 मीटर पर सेकंड n कैप। तो अब की बार जो वेग होगा वो n कैप की ही दिशा में होगा। तो अगर मैं v इक्वल टू u प्लस माइनस 80 लिख रहा हूं
तो v अगर प्लस आता है तो वेग की दिशा n कैप की दिशा में होगी। इस चीज को सोल्व करने पर प्लस आया तो वेग की दिशा n कैप की दिशा में होगी, और इस चीज को सोल्व करने पर माइनस आया तो वेग की दिशा n कैप के अपोजिट होगी। तो जब आप इसको सिंपल वे में ऐसे राइट करते हैं तो भी ये वेक्टर इक्वेशन ही है। तो गौर फरमाइएगा, अगर त्वरण नियत है तो t समय पश्चात में हुआ v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, अर्थात t समय पश्चात कण का वेग प्रारंभिक वेग और त्वरण इनटू समय का क्या होगा, सदिश योग होगा। अगर u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान है तो अपन v इक्वल टू u प्लस at लिख देंगे, और इन दोनों की दिशा विपरीत है तो v इक्वल टू u प्लस माइनस at लिख देंगे। लेकिन ऐसा केवल कब होगा, जब कौन सी गति होगी, एक विमीय गति। अर्थात इस समीकरण या इस समीकरण के लिए दो कंडीशन है, एक तो त्वरण नियत होना चाहिए, क्योंकि त्वरण नियत होगा तब जाके ये समीकरण इसमें कन्वर्ट होगी। तो त्वरण नियत होना पहली कंडीशन है, और एक विमीय गति में यह समीकरण या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं तो दो समीकरण लिखने की बजाय आपको यूं बोलता हूं, चूंकि एक विमीय गति में त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगी या उसके विपरीत होगी। तो मैं क्या करूंगा, गौर फरमाइएगा, ये कण का प्रारंभिक वेग है, त्वरण या तो इधर होगा या इसके विपरीत होगा। तो एक विमीय गति में क्या होगा, a वेक्टर की दिशा u वेक्टर की दिशा में होगी या उसके विपरीत होगी। मेरी आदत क्या है, प्रारंभिक वेग वाली दिशा को प्लस में लेने की, प्रारंभिक वेग वाली दिशा को प्लस में लेने की। बोले तो इस दिशा में धनात्मक एकांक सदिश लिया है, तो देखना इस v वेक्टर को मैं सिंपल v लिख रहा हूं, तो u वेक्टर क्या आएगा, u वेक्टर क्या आएगा, u प्लस n कैप, ठीक, प्लस a वेक्टर। अगर a वेक्टर इस दिशा में है तो क्या आएगा, a प्लस n कैप, और अगर a वेक्टर विपरीत दिशा में तो क्या आएगा, माइनस n कैप। तो n कैप का प्लस माइनस का साइन मैंने a के साथ ले लिया, इस u वेक्टर में u n कैप और इस a वेक्टर में a n कैप, प्लस माइनस n कैप मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और उसको हटा दिया, लिखा नहीं। तो मैंने बोला एक विमीय गति में u और a की दिशा तो समान होगी, विपरीत होगी। अगर दिशा समान होगी तो मैं प्लस ले लूंगा, विपरीत होगी तो माइनस ले लूंगा। या मैं ये कर रहा हूं कि u वाली दिशा को मैंने प्लस लिया है, तो u वाली दिशा प्लस है, तो a अगर u की दिशा में तो प्लस n कैप, विपरीत है तो माइनस n कैप। तो आप एक विमीय गति के अंदर इस समीकरण को सिंपल v इक्वल टू u प्लस माइनस at लिख सकते हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कौन सी गति, एक समान त्वरित गति, ठीक है कि नहीं बात। तो गति की जो प्रथम समीकरण है ये केवल और केवल कब लगेगी, जब गति के दौरान त्वरण नियत होगा। और आज के बाद क्लियर कर लेना, गति की प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस at नहीं है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t है। मैं बार बार इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं द्विविमीय गति पढ़ाऊंगा और द्विविमीय गति में मैं एक समान त्वरित गति पढ़ाऊंगा तब वहां v इक्वल टू u प्लस at नहीं होगा, क्योंकि द्विविमीय गति में u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं होगी। और जब u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान नहीं होगी तो v का वैल्यू ना तो u प्लस at होगा और नहीं u माइनस at होगा। फिर तो आपको इस u वेक्टर और a वेक्टर t का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग। और सदिश योग करने के लिए मैं सबसे अच्छी विधि क्या लूंगा, घटक विधि में तोड़ दूंगा दो लंबर दिशाओं में, x में और y में। तो अगर मैं v का x दिशा में घटक लेना चाहूंगा vx, तो वो क्या आ जाएगा ux प्लस axt, vy इक्वल टू uy प्लस ayt। तो वहां पर अपन इस समीकरण को v इक्वल टू u प्लस at या माइनस at नहीं लिख सकते। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह जो इसकी कंडीशन है त्वरण नियत है, और इसकी कंडीशन है जब त्वरण तो नियत हो ही सही, साथ साथ एक विमीय गति भी हो। मैं इतनी रामायण क्यों गा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे किसी बच्चे को बोला जाता है कि एक कण गति कर रहा है जिसका त्वरण a बराबर t स्क्वायर से दिया जाता है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, बताओ 10 सेकंड पश्चात क्या होगा।
तो आप में से 99% बच्चे बोलेंगे अरे प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, यहां से तक का समय दे दिया, वेग पूछ रहा है, तो खटाखट आप में से 99% बच्चे v = u + at लगा देंगे, a का मान यहां रख देंगे t² और ये हो जाएगा v = u + t³ और आप मान भर देंगे, सोल्व कर देंगे। लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ त्वरण a = t² है, तो लगातार समय के साथ त्वरण बदल रहा है, और जब लगातार समय के साथ त्वरण बदल रहा है तो चाहे वो एक v में गति हो चाहे वो द्विविम में गति हो, यह समीकरण लगेगा ही नहीं। अरे जब यही नहीं लगेगा ये तो लगेगा कहां से यार? ये तो इसकी एक विशेष स्थिति है जब एक v में गति है, जब u वेक्टर और a वेक्टर एक ही रेखा में या तो दिशा समान हो या दिशा विपरीत हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गति आते ही बस v = u + at, s = ut + r/2 लगाना है भैया, नहीं। वो 9-10 में चल जाया करता था, लेकिन अब आप 11th में आ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग टाइप की गति आप देखेंगे। एक समान त्वरित गति भी देखेंगे, असमान त्वरित गति भी देखेंगे, और असमान त्वरित गति में ये समीकरण लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर? अब एक और चीज देखिएगा, आपका कण यहाँ से चलना शुरू हुआ और t समय पश्चात यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, t समय पश्चात यहाँ पर पहुंच गया, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की गति के दौरान, यहाँ से यहाँ तक की गति के दौरान औसत वेग बोलूं, तो औसत वेग किसके बराबर होता है भैया? किसके बराबर होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। यहां से यहां तक का तय किया गया कुल विस्थापन कितना है s, और यहां से यहां तक का समय कितना है t। औसत वेग का यह सूत्र सभी प्रकार की गति में लगेगा, अर्थात विस्थापन बराबर औसत वेग इनटू समय सभी प्रकार की गति में लगेगा। आप देखिएगा जब उन्होंने एक समान गति भी पढ़ाई थी तब भी ये बोला था कि यह समीकरण तो हर जगह पर लागू होगा, क्योंकि औसत वेग के जब परिभाषा बोली गई तब गति के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि गति चाहे किसी भी टाइप की हो, औसत वेग हमेशा किसके बराबर होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यह भी हमेशा लगेगा, लेकिन अपन जो बात करें वो कौन सी बात करें? एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति में त्वरण नियत रहेगा, त्वरण नियत रहेगा बोले तो वेग में परिवर्तन की दर नियत रहेगी। वेग में परिवर्तन की दर नियत होने का मतलब वेग एक नियत दर से बढ़ेगा, वेग एक नियत दर से बढ़ेगा। अब वेग एक नियत दर से बढ़ेगा इसका मतलब ही समझिए, इसका मतलब भी समझिए। वेग एक नियत दर से बढ़ने का मतलब, मान लीजिए प्रारंभ जब आपने टाइम देखना शुरू किया है, इसका वेग अभी 5 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड पश्चात इसका वेग 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अगले एक सेकंड पश्चात, यहां से आता में एक सेकंड ही बीता भैया, अगले एक सेकंड में इसका वेग कितना हो जाता है? 9 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है? 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड। अब आपसे एक सिंपल सा कोई चीज बोले कि एक भौतिक राशि ऐसी जिसका मान 5, 7, 9, 11, इसका मान ऐसे बदलता है, बताइए इसका औसत मान बताओ। तो अगर मैं बोलता कि अगर मेरे वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद 7, एक सेकंड बाद 9, एक सेकंड बाद 11। एक और बात समझिएगा, अपन ने बोला त्वरण नियत है, त्वरण नियत होने का मतलब वेग में परिवर्तन की दर नियत है। तो आप एक सेकंड समझिएगा कि शुरू के एक सेकंड में वेग में कितने का परिवर्तन हुआ? 7 - 5 2 का। अगले एक सेकंड में भी वेग कितने से बदला है? 2 से। अगले एक सेकंड में वेग कितने से बदल रहा है? 2 से। तो वेग एक लगातार नियत दर से प्रत्येक एक सेकंड में वेग में परिवर्तन क्या है? समान। अरे dv/dt नियत है, अगर मैं समय अंतराल 1 सेकंड ले लूं तो वेग में परिवर्तन क्या आ रहा है? समान। अर्थात प्रत्येक एक सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या है? समान है। तो अब अगर अपन कोई भौतिक राशि जिसका मान लगातार बदल रहा है, उसका अगर अपन औसत मान निकालना चाहते हैं, या भौतिक राशि क्या है? वेग। तो अगर मैं औसत वेग निकालना चाहता हूं तो औसत वेग निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या औसत निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिन राशियों का भी आप औसत, जिसका भी आप औसत निकालना चाहते हैं, आप उसके सारे मान क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जितनी बार जोड़ा उससे भाग दे दीजिए। कितनी बार जोड़ा है? 4 बार, 4 से भाग दे दिया। 11 और 9 20, 32, 32/4 कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। बोले तो इस
पूरी गति के दौरान 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक के दौरान औसत वेग कितना रहा? 8 मीटर पर सेकंड। यह तरीका हमेशा लागू है, चाहे वेग नियत दर से बदल रहा हो चाहे नियत दर से नहीं बदल रहा हो। लेकिन अगर वेग नियत दर से बदल रहा है तो औसत वेग निकालने का एक और तरीका है। अगर वेग में परिवर्तन की दर नियत है, वेग एक नियत दर से बदल रहा है, तो औसत वेग निकालने का एक और तरीका है। आप क्या करें, प्रारंभिक और अंतिम जो मान है इन दोनों को जोड़ दे और 2 का भाग लगा दे। अरे ये भी कितना आ गया? 8। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये केवल तब लगेगा जब वेग एक नियत दर से बदलेगा। ये वाला मेथड तो हमेशा लागू है चाहे वेग में परिवर्तन की दर नियत हो नहीं हो। बोले तो इस वाले मेथड से तो हम वेग चाहे नियत दर से बदल रहा है चाहे अनियत दर से नहीं बदल रहा है तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला मेथड तभी लगेगा जब वेग में परिवर्तन की दर नियत हो, क्योंकि इस वाले मेथड से निकालने पर जो औसत वेग आया वो इस वाले के बराबर है और ये तो हमेशा लगेगा। लेकिन अगर आप देखना ये 5 होता, ये 9 हो जाता, ये 15 हो जाता और ये मान लीजिए 25 हो जाता। अब की बार क्या हुआ, शुरू के 1 सेकंड में वेग कितने से बदला? 4 मीटर पर सेकंड से। अगले 1 सेकंड में कितने से बदला? 6 मीटर पर सेकंड से। अगले 1 सेकंड में कितने से बदला? 10 से। आपसे बोला जाए औसत वेग निकालिए, इस गति के दौरान औसत वेग निकालिए। ये वाला मेथड तो हमेशा लगेगा, कौन सा? जिसका भी औसत निकाला है सबको जोड़ दो, जितनी बार जोड़ा उसका भाग कर दो। तो 5 + 9 + 15 + 25 बटा 4 कितना है? 40। 40 और 14 कितना हो जाएगा? 40 और 14 54। 54 बटा 4 तो एक बार किया, फिर एक बचा 3, फिर 2 बचा 5, 13.5। इस गति के दौरान औसत वेग कितना है? 13.5। यह वाली वैल्यू सही है क्योंकि यह मेथड चाहे कोई सी भी गति हो हमेशा लगेगा, वेग किसी भी तरह से बदले ये हमेशा लगेगा। लेकिन क्या ये वाला मेथड लगेगा कि यहाँ पर इसकी प्रारंभिक मान कितना था? 5, अंतिम मान कितना था? 25 बटा 2, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2, तो यहां से तो कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं है, अर्थात अब की बार इस सूत्र को अपन लगा नहीं सकते। तो औसत वेग निकालने का यह सूत्र है, कौन सा सूत्र? प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2। ये केवल कब लगेगा? जब पूरी गति के दौरान त्वरण नियत होगा, अर्थात जब वेग एक नियत दर से बदल रहा होगा। तो भैया लोगों अभी हाल फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति में त्वरण नियत होगा और त्वरण नियत होगा तो वेग में परिवर्तन की दर भी नियत होगी। वेग एक नियत दर से बदल रहा है, इस वजह से औसत वेग निकालने का एक तरीका मैं लगा सकता हूं कि औसत वेग किसके बराबर होगा? प्रारंभिक और अंतिम वेग का माध्यमान। बोले तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। लेकिन यह औसत निकालने का सूत्र केवल तभी लगेगा जब वेग एक नियत दर से बदलेगा, अर्थात पूरी गति के दौरान जब त्वरण नियत होगा। अगर त्वरण नियत नहीं है तो ये भी लगेगा नहीं। तो अब जो स्टेप्स आएगी वो किसके लिए आएगी? एक समान त्वरित गति के लिए। यह तो सारे के सारे प्रकार की गति में लागू है, लेकिन अब जो समीकरण लिखने वाला हूं केवल किसके लिए लिखने वाला हूं? एक समान त्वरित गति के लिए। तो s वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? औसत वेग u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 इनटू t। तो भैया लोगों यह समीकरण कौन से समीकरण? t समय में तय किया गया विस्थापन, t समय में तय किया गया विस्थापन, ये t समय में तय किया गया विस्थापन s वेक्टर किसके बराबर है? u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 इनटू t। तो ये तभी लागू होगा जब त्वरण नियत होगा। ये वाला तो हमेशा लागू होगा, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट तब हुआ है जब औसत वेग हमने ऐसे लिखा और औसत वेग को प्रारंभिक और अंतिम का मान दिया, तभी बोल सकते हैं जब त्वरण नियत होगा। ठीक है भैया लोगों, तो s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर t। v वेक्टर बोले तो ये रहा u वेक्टर प्लस a वेक्टर t अपॉन 2
इंटू टी। यू वेक्टर में यू वेक्टर ऐड करेंगे भैया क्या आएगा, यू वेक्टर में यू वेक्टर ऐड करेंगे भैया क्या आएगा, 2u वेक्टर प्लस a वेक्टर t अपॉन 2 इंटू टी। तो s वेक्टर इक्वल टू, इस दो से अलग अलग करके भाग दे दो, तो 2u वेक्टर अपॉन 2 प्लस a वेक्टर t अपॉन 2 इंटू टी। दो से दो खत्म, यहाँ दो बचा रहेगा, इस t को अंदर गुणा कर दो, तो s वेक्टर इक्वल टू दो से दो खत्म, u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तो भैया लोगों इसे गति की द्वितीय समीकरण कहते हैं, इसे गति की क्या बोलते हैं, द्वितीय समीकरण। अब आप बोलेंगे सर हमने तो द्वितीय समीकरण पढ़ी थी s बराबर ut प्लस हाफ बटे स्क्वायर, नहीं वो हमेशा लागू नहीं है। अगर त्वरण नियत है, पहली बात तो गति के समीकरण केवल कब लगेगी जब त्वरण नियत है, लेकिन त्वरण नियत होने के बावजूद भी s बराबर ut प्लस हाफ बटे स्क्वायर हर जगह लागू नहीं है, वह केवल और केवल एक विमीय गति में ही लागू है, द्विविम गति है, नियत त्वरण से द्विविम गति है, तो s बराबर ut प्लस हाफ बटे स्क्वायर नहीं लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल समीकरण है s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तो t समय पश्चात तय किया गया विस्थापन या t समय में तय किया गया विस्थापन, इन दोनों का क्या होगा, सदिश योग होगा। तो भैया s वेक्टर एक तरह से इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश है। तो दो सदिशों के योग के परिणामी सदिश का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर कब आता है, जब इन दोनों की दिशा समान हो। तो जब u वेक्टर और a वेक्टर की दिशा समान होगी तभी जाकर हम s वेक्टर का परिमाण ut प्लस हाफ बटे स्क्वायर बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। तो इसे गति की द्वितीय समीकरण कहते हैं, और ये केवल कब लगेगी, जब गति के दौरान त्वरण क्या होगा भैया, नियत होगा। लेकिन अभी अपन हाल फिलहाल एक विमीय गति पढ़ रहे हैं, एक विमीय गति के अंतर्गत अपन एक समान त्वरित गति पढ़ रहे हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल मैंने एक समान त्वरित गति की समीकरण निकाल रहा हूं। अब चूंकि अपन एक विमीय गति पढ़ रहे हैं, तो एक विमीय गति में आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि त्वरण की दिशा या तो वेग की दिशा में होगी या त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होगी। मेरी आदत सामान्यतः क्या है, प्रारंभिक वेग वाली दिशा को प्लस में लेने की है, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है, आप इस वाली दिशा को भी प्लस में ले सकते हैं। उस केस में u वेक्टर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बोलो तो u वेक्टर क्या आ जाएगा, u माइनस n कैप, और u माइनस n कैप का चिन्ह u के साथ लगा देंगे। तो गौर फरमाइएगा, s वेक्टर इक्वल टू, पहले मैं s वेक्टर की बात कर लूं, u वेक्टर t, तो u वेक्टर का परिमाण तो u, दिशा के लिए क्या होगा, n कैप, t प्लस हाफ a वेक्टर का परिमाण a, दिशा के लिए जाएगा एकांश दिश n कैप, अगर a वेक्टर की दिशा u की दिशा में है तो प्लस n कैप, विपरीत है तो माइनस n कैप, t स्क्वायर। ऐसा करता हूं, ये वाले प्लस माइनस तो इस a के साथ लिख दूं क्योंकि दिशा देंगे तो, ठीक है, और ये n कैप क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो n कैप तो कॉमन आ गया, प्लस माइनस इसके साथ आ गया, तो सिंपल लिख दिया ut प्लस हाफ प्लस माइनस at स्क्वायर। तो एक विमीय गति में चूंकि u और a की दिशा तो समान होगी और विपरीत, तो हम इस समीकरण को सिंपल ऐसे लिख देंगे। अब इसको सोल्व करने पर अगर s की वैल्यू प्लस में आती है तो विस्थापन धनात्मक दिशा में है, माइनस में आती है तो विस्थापन की दिशा ऋणात्मक की तरफ है। क्लियर? तो एक विमीय गति में हम इस समीकरण को सिंपल s बराबर ut प्लस हाफ माइनस at स्क्वायर लिख देंगे। बोले तो जब त्वरण की दिशा विपरीत होगी तो माइनस लिख देंगे और समान होगी तो प्लस लिख देंगे। क्लियर?
अब चूंकि अपन एक चीज पढ़कर आए v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t पढ़कर आए, तो ऐसा करता हूं इसका अदिश गुणन कर दूं। v वेक्टर डॉट v वेक्टर किसके बराबर आएगा? v वेक्टर डॉट v वेक्टर किसके बराबर होगा? v का v के साथ अदिश गुणन किया तो v वेक्टर किसके बराबर है? u वेक्टर प्लस a वेक्टर t के डॉट u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। अरे अदिश गुणनफल नाम तो सुना होगा, इसको लो इन दोनों के साथ अदिश गुणन कर दूं तो u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस u वेक्टर डॉट a वेक्टर t। एक स्टेप में खा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है अदिश गुणन तो दो सदिशों के मध्य होता है, इसलिए t अदिश राशि, इसलिए मैंने इसको एक साइड पटक दिया। प्लस इसका इसके साथ अदिश गुणन तो a वेक्टर डॉट u वेक्टर और अगेन t को एक साइड पटक दिया। इसका इसके साथ अदिश गुणन तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर और t इंटू टी टी स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं है? आप लोगों ने शायद याद आता हो, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर होता है? b वेक्टर डॉट a वेक्टर के, क्योंकि अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस इसको उल्टा सुल्टा कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a वेक्टर डॉट u वेक्टर, u को डॉट a को a डॉट u कर दिया t, a वेक्टर डॉट u वेक्टर t प्लस a वेक्टर डॉट a वेक्टर t स्क्वायर। अरे ये क्या हुआ? ये और ये तो सेम ही है, a वेक्टर डॉट u वेक्टर t, a वेक्टर डॉट u वेक्टर t। भैया लोगों 5 प्लस 5 कितना होता है? आप बोलेंगे 10, लेकिन मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, मैं इसको 2 इंटू 5 बोलता हूँ, क्योंकि गुणा का वैसे कॉन्सेप्ट यहीं से आया था कि 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 3 इंटू 5 जो टेबल बनी थी ना, वो इसी तरह से बनेगी। 5 को 3 बार जोड़ना है तो 5 को 3 से गुणा कर दो, तो इस चीज को 2 बार जोड़ना है तो इसको किससे गुणा कर दो? 2 से। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? 2 a वेक्टर डॉट u वेक्टर इंटू t। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से 2 और a वेक्टर डॉट 2 और a वेक्टर क्या कर लेता हूं? कॉमन ले लेता हूं। तो u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 a वेक्टर इन दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब भाग देना है, और डॉट भी बाहर ले लेता हूं। तो इसमें 2 a वेक्टर का भाग दूंगा तो यहां केवल क्या बचेगा? u वेक्टर t बचेगा, प्लस यहां से 2 a वेक्टर बाहर लिया तो a वेक्टर तो आ गया। अब 2 तो है नहीं तो 2 का भाग देना पड़ेगा, a वेक्टर t स्क्वायर। भैया लोगों x प्लस वाई मैं बोलूं x बाहर लो, बहुत से बच्चे दिमाग खराब, सर यहाँ तो x है ही नहीं, कैसे बाहर ले? अरे है, आपको नहीं दिख रहा, मेरे को तो दिख रहा है। आप बोलेंगे सर आपकी क्या चश्मा लग रहा है, इसमें दिख रहा है क्या? अरे ये ना देखो, x बटा x, एक इंटू वाई, वाई आ गया, आया कि नहीं? नहीं आएगा, आगे ना x कॉमन, तो x प्लस x कॉमन आते ही, एक कॉमन आने का मतलब क्या करना होता है? भाग देना। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? y अपॉन x। तो ये वाले स्टेप्स तो हम लिखते ही नहीं है जनरली, हम डायरेक्ट ये स्टेप्स लिखते हैं। x प्लस y में x कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। x में x का भाग दूंगा तो 1 बचेगा, और y में x का भाग दूंगा तो y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर मैं इन दोनों स्टेप में से 2 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ 2 का भाग देना, यहाँ 2 का भाग देना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा? 1 बटा 2। अरे ये क्या बना बनी? ये क्या बना बनी? s वेक्टर। तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ? u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 a वेक्टर डॉट s वेक्टर। अरे भैया लोगों, इसे गति की क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तृतीय समीकरण कहते हैं। गति की क्या बोलते हैं? तृतीय समीकरण बोलते हैं। अपन पर्टिकुलर एक विमेय गति पढ़ रहे हैं भैया, तो एक बात है, एक विमेय गति और द्विविमेय गति, v वेक्टर डॉट v वेक्टर तो v स्क्वायर ही होता है, u वेक्टर डॉट तो u स्क्वायर ही होता है, प्लस 2 a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो एक विमेय गति में कण क्या होगा? सीधी सरल रेखा में चलेगा। एक विमेय गति में खास बात ही क्या है? कण सीधी सरल रेखा में चलेगा, और जब कण सीधी सरल रेखा में चलेगा तो त्वरण या तो विस्थापन की दिशा में होगा या विस्थापन के विपरीत। अरे
त्वरण या तो वेग की दिशा में होगा या वेग के विपरीत दिशा में होगा। तो वही वाली बात आ गई कि त्वरण या तो विस्थापन की दिशा में होगा या विस्थापन के विपरीत। गौर फरमाइएगा, अगर त्वरण विस्थापन की दिशा में a और s दोनों की दिशा समान है तो शायद अपन लोगों ने दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखा होगा कभी। चलो मैं यही लिख देता हूं, क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर, a का परिमाण b का परिमाण इनके बीच के कोण की कोजा। जब a और b दोनों की दिशा समान होती है तो थीटा कितना हुआ 0, cos 0 की वैल्यू +1। और अगर इन दोनों की दिशा विपरीत है तो cos 180, अरे विपरीत है ना तो एंगल 180 आ जाएगा ना भैया, cos 180 की वैल्यू माइनस। ठीक है कि नहीं बात। इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर या तो प्लस a भी आएगा या माइनस a भी आएगा। तो उसी तरह से आप जो समझ लीजिए a वेक्टर डॉट s वेक्टर या तो प्लस as आएगा या माइनस as आएगा। या यूं समझिए आप लोग a वेक्टर का परिमाण तो a, दिशा या तो धनात्मक x में या ऋणात्मक दिशा में। s वेक्टर इसका परिमाण s, इसकी दिशा धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में। तो भैया लोगों ये प्लस माइनस इसके साथ ले लो, ये प्लस माइनस इसके साथ ले लो। n कैप डॉट n कैप क्या होता है 1, अरे i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1, तो n कैप डॉट n कैप भी कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस a और प्लस माइनस s। अगर आपने u की दिशा को धनात्मक लिया है तो अगर त्वरण और विस्थापन इसी दिशा में है तो प्लस आ जाएंगे, विपरीत होंगे तो माइनस आ जाएंगे। ये आपकी क्या हो गई गति की तीसरी समीकरण। लेकिन गौर फरमाइए, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो चाहे तीसरी हो, ये तभी लगेगी जब गति के दौरान त्वरण नियत होगा। अगर गति के दौरान त्वरण नियत नहीं है तो ये लागू नहीं होगी। ठीक है कि नहीं बात। तो देखिएगा क्या, अगर गति के दौरान त्वरण नियत है तो आप बोल सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो मैं बार बार शुरुआत से बोल रहा हूं, गति की ये तीनों समीकरणें केवल तब लगती है जब गति के दौरान त्वरण क्या होता है नियत होता है। दुनिया गति की केवल 3 समीकरणें बोलती है, लेकिन मैं गति की 4 समीकरण बोलता हूं, क्योंकि मैं ये वाले समीकरण भी बोलता हूं जो कि एक समान त्वरित गति में लगेगी कि विस्थापन बराबर औसत वेग प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग बटा 2 इनटू समय। तो ये चारों समीकरणें केवल तब लगती है जब त्वरण नियत हो और एक v में गति कर रहे हैं तो v इक्वल टू यू प्लस एडी। अभी हाल फिलहाल में सबको धनात्मक दिशा में ले रहा हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये त्वरण तो नियत होना ही चाहिए, साथ साथ एक v में गति भी होनी चाहिए। तो जनाब पहली बात तो क्या होता है 99% बच्चे जैसे गति आता है इन समीकरणों को यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुके, क्या गति के दौरान त्वरण नियत है कि नहीं है? नियत है तभी गति की समीकरणें लगेगी। एक्चुअल समीकरण ये है गति की। अब उसमें देखें क्या एक वे में गति क्या सीधी सरल रेखा में है, तो इनको अपन ये लिख देंगे। तो बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन आ गया एक कण सीधी सरल रेखा में नियत त्वरण से गति कर रहा है, आप 10 सेकंड पश्चात ये बताइए। तो बच्चा क्या करता है, कभी पहले समीकरण लगाता है आंसर नहीं आता, फिर दूसरी लगाता है आंसर नहीं आता, फिर तीसरी लगाता है आंसर आ जाता है। बोले तो वो हिट एंड ट्रायल मारता रहता है, कब कौन से समीकरण से आंसर आता है उसको पता नहीं लगता, लेकिन आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना लगेगी कब लगेगी बोलो, जब गति के दौरान त्वरण नियत हो। और ये वाली कब लगेगी, जब सीधी सरल रेखा में चल रहा हो। ये तो हो ही सही, साथ साथ एक भी में गति। अब बच्चे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं टाइम पर क्या करते हैं,
कभी पहली लगाते हैं, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी हो सकता है पहली बार समीकरण यूज करने पे आंसर आ जाता है, लेकिन कभी नहीं आता तो वो उल्टी सुल्टी समीकरण लगाते रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखो ताकि अपन फटाफट आंसर आ जाए। अगर गति के दौरान त्वरण नियत है और एक वी में गति है तो एक वी में नियत त्वरण से एक वी में गति हो, और अपन चाहते हैं कि आंसर फटाफट आ जाए, हमको बार बार अलग अलग समीकरण लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर आप इन समीकरणों को ढंग से देखें, खास तौर से इन तीन को ढंग से देखें, तो आप देखेंगे प्रारंभिक वेग और त्वरण तो इन तीनों में है। प्रारंभिक वेग और त्वरण तो तीनों समीकरण में है कि नहीं। इसमें फिर क्या खास बात है, इसमें v और t। तो अगर हमको v और t में बात करनी है, अगर हमको v और t में बात करनी है तो हम गति की कौन से समीकरण यूज करेंगे? प्रथम v और t में बात करने का मतलब बोला गया एक कर्णीय त्वरण से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, बताइए 10 सेकंड पश्चात कितना वेग होगा। तो आपको समय दे दिया t बराबर 10 सेकंड, आपसे पूछा गया अंतिम वेग बताइए, यही बोले एक नियत त्वरण से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, बताइए इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगेगा। तो आपको अगर t दे रखा है, v पूछ रहा है, या v दे रखा है, t पूछ रहा है, तो आप फटाफट कौन से समीकरण यूज करेंगे? प्रथम। तो आप क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। तो अगर आपको v और t में बात करनी हो, t दे रखा हो, v पूछ रहा हो, v दे रखा हो, t निकालना हो, तो आप कौन सी यूज करेंगे? प्रथम। आप सेकंड समीकरण में देखो स्पेशल क्या है, s और t। तो अगर आपको s और t में बात करनी हो तो कौन सी यूज करेंगे? दूसरी। s t में बात करने का मतलब t समय पश्चात विस्थापन बताना हो, या विस्थापन दे रखा हो, समय बताना हो। अगेन एक कर्णीय त्वरण से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, बताइए 10 सेकंड में तय किया गया विस्थापन, या 10 सेकंड पश्चात कण कहां होगा? अरे कहां का मतलब स्थिति। तो मेरे हिसाब से विस्थापन भी क्या होता है? स्थिति। अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश विस्थापन कहलाता है। तो अगर वो स्थिति भी पूछ रहा है या कहां है वो ये पूछ रहा है, इसका मतलब वो विस्थापन ही पूछ रहा है। तो अगर आपको समय दे रखा है विस्थापन निकालना है तो दूसरी यही बोले, बताओ 50 मीटर विस्थापन तय करने में कितना समय लगेगा। विस्थापन दे रखा है, समय पूछ रखा है, तो दूसरी। और अगर आपको v और s में बात करनी हो तो तीसरी। v और s में बात करने का वो आपसे पूछे, बताओ 50 मीटर विस्थापन तय करने के पश्चात इसका वेग कितना होगा। तो विस्थापन दे दिया 50 मीटर, वेग पूछ रहा है, या जब इसका वेग 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तब कितना विस्थापन होगा। तो जब v और s में बात करनी हो तो तीसरी। तो पहली बात ये लगेगी कब? जब त्वरण नियत है। अब त्वरण नियत है तो कौन सी लगानी है? तो जब v और t में बात करनी है तो पहली, s t में बात करनी है तो दूसरी, और v s में बात करनी है तो तीसरी। और एक बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, इसमें केवल v और t आता है, इसमें केवल s t आता है, इसमें केवल v और s आता है। तो एक पहली में आता है vt, दूसरे में आता है st, तीसरे में आता है vs। लेकिन भैया लोगों ये चौथी जो समीकरण है जिसको मैं गति की चौथी समीकरण बोलता हूं, इसमें v भी आता है, s भी आता है और t भी आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत गजब की समीकरण है। v भी आ गया, t भी आ गया, s भी आ गया, इसलिए इसको गति की चौथी समीकरण कहते हैं। और बहुत सी बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें आपको इन तीनों समीकरणों को यूज करना पड़ता है, एक का मान निकाल के दूसरे में, दूसरे का मान निकाल के तीसरे में डालना पड़ता है। न्यूमेरिकल 1.5-2 पेज का हो जाता है, लेकिन अगर आप उस न्यूमेरिकल में ये वाले समीकरण यूज करें तो वो 1.5-2 पेज 5-7 लाइन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं और आंसर आधे पेज के अंदर ही सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर बोलूंगा, आज हमने अपने पढ़ा एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति में गति के दौरान त्वरण नियत रहेगा, और जब गति के दौरान त्वरण नियत रहेगा तो वेग में परिवर्तन की दर नियत होगी। वेग एक नियत दर से बदलेगा। वेग नियत दर से बदलने वाला प्रत्येक 1 सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन समान होगा। जब त्वरण नियत होगा तो औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आपको इस नियत त्वरण से गति करे कण की गति का अध्ययन करना है तो हमको गति की समीकरण उपयोग में करनी लेनी पड़ेगी। और गति की 3 समीकरण है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और तीसरी थी v वेक्टर डॉट u v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस
टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और अगर त्वरण नियत होने के साथ साथ अगर एक विवेक गति है तो वो तीनों समीकरण सिंपल कन्वर्ट हो जाती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ध्यान रखना यहाँ त्वरण u के समान भी हो सकता है, समान दिशा में हो सकता है, विपरीत विपरीत होगा तो क्या लगा देंगे माइनस। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ls। ये वाले कब यूज करेंगे जब v और t में बात करनी हो, दूसरी कब यूज करेंगे जब v और s और t में बात करनी हो, और तीसरी कब यूज करेंगे जब v और s में बात करनी हो। और ये मैं बोलता हूँ गति की चौथी समीकरण, ये उन भी बच्चों को उपयोगी लगेगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बहुत है, फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।